Now, organized crime is also said to be the dirty side of the dollar. As per American director Woody Allen, उनका ये कहना है कि organized crime takes away more than $50 billion from the American economy. But what is of our concern? हमको ये समझना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का जो लिंकेज है वो भारत को कैसे इंपैक्ट करता है। क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या है टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिंकेज। ये बातें हमको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जीएस3 के पेपर में हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यूपीएससी के मेंस की बात करें 2022 की, क्वेश्चन आया था, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की हम बात करें, संगठित अपराध, ये टॉपिक हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के फ्यू मिनट्स के एपिसोड में। आज हम कोई आईआर का टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। फीफा का कप चल रहा है, चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यही 2-3 बातें आईआर में बनी रही हैं पिछले हफ्ते में। तो आज मैंने ये मौका लिया इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने में। कुछ समय पहले कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्या लिंकेज है इसके और टेररिज्म के बीच में, इसका वीडियो बनाएं। तो आज ये मौका था, तो आज ये वीडियो बनाया है। शुरू करते हैं चर्चा दोस्तों। पहले अंडरस्टैंड करें हम। देखिए, अपराध तो अपराध होता है। अब अपराध सरकार के प्रति किया जाए, लोगों के प्रति किया जाए, उसका इंपैक्ट तो पूरी सोसाइटी पे होता है। और अपराध बढ़ते रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा नहीं है, अपराधी भी समाज में से ही आता है। Amidst all crimes, certain crimes are performed by certain criminals, not to kill people, not to harm people, but to make profit. यहां पे हम समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कंसेप्ट की, यानी कि ऐसे अपराध जो किए जाते हैं, जो करे जाते हैं, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, मटेरियल गेन्स है, प्रॉफिट गेन करना है, फाइनेंशियल मोटिव्स हो, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। इस तरह के जो अपराध होते हैं, देखिए अपराध अपराध है, अपराध हर एक तरह का बुरा होता है, सोसाइटी को इंपैक्ट होता है, लोगों को इंपैक्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो, चाहे वो किसी को मारने का क्राइम हो। लेकिन यह बात हम समझें कि ऐसे अपराध जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट्स अटेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो डेफिनेशन की बात करें, यदि हमसे पूछ रहा है यूपीएससी, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे, क्या डिफाइन करेंगे आप कि भैया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मींस स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जहां पे 3 या 3 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उनका जो मेन मोटिव है ऐसे बहुत सीरियस क्राइम कमिट करने का, वो ये है कि कैसे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल या और मटेरियल बेनिफिट अटेन कर सके। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? तो एक तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और एक नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जैसे कि दारू का धंधा करना, इलीगली दारू को ट्रेड करना, लिकर ट्रेड करना, ठीक है, सट्टेबाजी करना, गैम्बलिंग करना, मैच फिक्सिंग करना, सुपारी किलिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, प्रोटेक्शन मनी जैसे गैंगस्टर लेते होते हैं, एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, रॉबरी, ब्लैकमेलिंग, ये सब बातें। और फिर नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाता है। बात को ध्यान से समझें, लिख लीजिए, यहां पे नोट कर लीजिए। नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या आता है? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, काले धन को सफेद दिखाना के भी जो आपके काले कामों से जो पैसा जनरेट हुआ है, जो आपका काला धन जनरेट हुआ है, आप उसका जो सोर्स है वो ऐसा दिखाएंगे कि नहीं वो एक लेजिटिमेट सोर्स से वो पैसा जनरेट हुआ है, उसको वाइट करना, मनी लॉन्डर करना। या फेक इंडियन करेंसी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, हवाला मनी की बात आ जाती है। आज के टाइम पे साइबर क्राइम आ जाता है, हैकिंग आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग एटसेट्रा। यूएन डेफिनेशन ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? तो यूएन डेफिनेशन भी वही है। यूएन भी यही कहता है कि भाई एक ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा लोग जहां पे इन्वॉल्व हो, जो कि रैंडमली नहीं बना, लेकिन वो काफी लंबे अरसे से ग्रुप बना हुआ है 3 या 3 से ज्यादा लोगों का, जो कि ऐसे अपराध कमिट कर रहे हैं जिसकी सजा 4 साल से ज्यादा की हो सकती है। और वो ऐसे अपराध कमिट कर रहे हैं जिसके चलते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये बात फिर रिपीट हो रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट अटेन करना। आइए यहां पे टेबल को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, टेररिज्म, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो
पारंपरिक, अगर हम परंपरा वाली बात करें, ट्रेडिशनल बात करें ऑर्गेनाइज क्राइम की, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, किसके ऊपर आधार होता है? फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर आधार होता है, ठीक है। यानी कि जो माफिया होता है वो फैमिली के द्वारा ही रन किया जाता है, जैसे कोई फैमिली बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो हेरोइन की स्मगलिंग हो, कोकेन की स्मगलिंग हो, है ना। तो दैट इज बेस्ड ऑन दी पावर ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी, जैसे पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया में रॉबिन हुड माना जाता था कि भी वो लोगों को बहुत सारे पैसे बांटता था, मोहल्ले बनाता था, फुटबॉल स्टेडियम्स बनाता था, लोग बड़े खुश थे कि कोई बात नहीं, वो अगर वो कोकेन का धंधा कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है। तो ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइज क्राइम है दैट इज बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, ऑन पावर ऑफ लोकल कम्युनिटीज, और वो फैमिली रन बिजनेस की तरह होता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम है वो भी मार्केट इकोनॉमी के साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। यानी कि फैमिली बिजनेस की तरह नहीं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरियल मॉडल की तरह यहां पे रन किया जाता है। टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म यानी कि जो पॉपुलर सपोर्ट है, जो सप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, उनकी सपोर्ट को मोबिलाइज किया जाता है। जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इन लोगों को कहा जाता है देखो सरकार आपके ऊपर कितना अत्याचार कर रही है कि मैं आपका मसीहा हूं, मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है। और ये जो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर होता है ट्रेडिशनल टेररिज्म में। मॉडर्न टेररिज्म में दैट इज बेस्ड ऑन सिंपैथाइजर्स। अब हो सकता है कि वो जो सिंपैथाइजर्स हो वो एक कंट्री में ना हो, मल्टीपल कंट्रीज में हो। हम इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात करते हैं तो जो सिंपैथाइजर हैं, जो कि इस्लामिक रेडिकलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो केवल एक देश में नहीं होंगे, वो कई सारे देशों में फैले होंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, अब इसको हम समझें। टेररिस्ट को पैसा चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए, अपराध करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, सरकार को प्रेशराइज करने के लिए। तो अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए टेररिस्ट को पैसे चाहिए। वो पैसे कहां से लेंगे? अब यहां पे लिंक आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल गेन, फाइनेंशियल बेनिफिट। टेररिज्म का मेन एम क्या है? आतंक मचाना, लोगों के माइंड में फियर, लोगों के माइंड में भय पहुंचाना, भय क्रिएट करना। तो दोनों का लिंकेज आ गया। तो यानी कि टेररिज्म, टेररिस्ट को चाहिए पैसे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए पैसे जनरेट होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि जो इस तरह के जो सिंडिकेट्स चलाते हैं, जो माफिया चलाते हैं, ये पैसे देते हैं टेररिस्ट को कि भाई आप अपना काम कीजिए, हम आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियली आपको हम क्रेडिट देंगे, आपको फाइनेंशियली हम पैसे देंगे, ठीक है। तो जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स को पंप करना, सुपारी किलिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये मेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं बाय विच टेररिस्ट ऑल्सो जनरेट मनी। तो यानी कि टेररिस्ट भी पैसे जनरेट कर सकते हैं ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के मेथड फॉलो करके, या वो दोस्ती कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क रन करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, सिंडिकेट रन जो करते हैं, ठीक है। टेररिस्ट दे थ्राइव अंडर द क्लोक ऑफ ट्रांसनेशनल यानी कि बियॉन्ड बाउंड्रीज। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हिंदी में क्या कहते हैं? संगठित अपराध। ट्रांसनेशनल यानी कि बियॉन्ड बाउंड्रीज। दोनों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये ऑपरेट करते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे इन्फोर्समेंट लॉज बहुत वीक है, जहां पे सरकार का जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। दोनों ट्रेडिशनल यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स और टेररिस्ट ग्रुप दोनों यूज करते हैं सिमिलर मींस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट। आज के टाइम पे जो टेररिस्ट हैं या जो बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट्स रन कर रहे हैं, इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, पुलिस से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, सरकारों से ये 2-3 कदम आगे होते हैं। और दीज ग्रुप्स प्रोवाइड स्मगल्ड आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव टू द टेररिस्ट ग्रुप्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो नेटवर्क रन करते हैं, ये स्मगल्ड आर्म्स, ये हथियार प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज आतंकवादियों को, टेररिस्ट को हथियारों की जरूरत रहती है, बॉम्ब्स की जरूरत रहती है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। बदले में जो आतंकवादी होते हैं वो क्या देते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स को ड्रग्स देते हैं, डायमंड्स देते हैं, उसको आगे फिर वो इलिसिटली ट्रेड करते हैं। तो ये इनका जो नेटवर्क ऐसे बना हुआ है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों को ही फायदा है ऐसे संबंध से। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा बिकॉज थोड़ा लंबा टॉपिक है, काफी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, एक पूरा टॉपिक बनता है हमारे यूपीएससी के सिलेबस का। तो माइंड मत करना अगर वीडियो थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। कहने को ऐसे फ्यू मिनट्स है लेकिन हो सकता है लंबा जाए, पहले ही बता रहा हूं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि दोनों का फायदा, म्यूचुअल बेनिफिट की बात आती है, ठीक है। बट नीदर, ये बात समझने वाली है, सारे के सारे जो टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए नहीं किए जाते हैं, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के होते हैं वो टेररिज्म की मदद में नहीं आते हैं। ज्यादातर जो डेवलप्ड देश है, हम यूरोप की बात करें, यूरोप में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क चलता है, अमेरिका में भी चलता है। ज्यादातर जो डेवलप्ड देश है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहां पे थ्राइव करता है विद लिटिल टेररिस्ट एक्टिविटीज, विद लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो डेवलपिंग देश है, हम डेवलपिंग देशों की बात करें और अगर हम भारत की भी बात करें,
तो यहां पे टेररिज्म थ्राइव करता है विद द सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी और ट्रांसनेशनल, अगेन यानी कि बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो यानी कि क्राइम जो है वो भी ग्लोबलाइज हो चुका है, एक टेरिटरी तक सीमित नहीं है। कई सारे ऐसे सिंडिकेट्स हैं, हो सकता है कि वो क्यूबा से ऑपरेट कर रहे हो, वो इजिप्ट से ऑपरेट कर रहे हो, वो सूडान से ऑपरेट कर रहे हो, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी टेररिस्ट ग्रुप को जो कि इंडिया में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है। अब ये हमको पता है कि पाकिस्तान का आईएसआई और चाइना की आर्मी, हमारे यहां पे जो प्रॉब्लम है नक्सलिज्म का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, तो नक्सल्स को, माओइस्ट को टैक्टिकल सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। ऐसे तो नक्सल्स के पास, माओइस्ट के पास AK-47 नहीं आ गए हैं, पेड़ से तो नहीं निकलते AK-47। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना की आर्मी मदद करती है कि कैसे इंडिया के ऊपर हार्म हो, कैसे स्टेट के अगेंस्ट हार्म प्रोवाइड, स्टेट के अगेंस्ट कैसे हार्म किया जा सकता है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टेररिज्म, यहां पे लोकल कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया जाता है, सप्रेस्ड कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया जाता है कि आओ मिलके हम सरकार का तख्ता पलट करते हैं, आओ अपनी खुद की सरकार बनाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑन द अदर हैंड, पाब्लो एस्कोबार, देखा नार्कोस, देखा ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक पैरेलल सरकार बनाता है, पैरेलल इकोनॉमी बनाता है। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो वहां पे एक सरकार थी, ठीक है, एक अपनी सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने एक पैरेलल इकोनॉमी बनाई थी, पैरेलल सरकार वो चला रहा था अपने आप, लोग उसको सलाम ठोकते थे, ठीक है, लोग उसको बहुत मानते थे, ठीक है, लोगों का वो मसीहा बना हुआ था, लोगों के लिए रॉबिनहुड बना हुआ था। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। यहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है तख्ता पलट करना या सरकार बदलना, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद यूज करता है वायलेंट तौर तरीकों को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रेफर करता है नॉन वायलेंट तौर तरीके। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा, पैसा कमाना है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो वो प्रेफर नहीं करता वायलेंस को। उसके बाद टेररिज्म प्योरली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा ड्रिवन किया जाता है, तो यहां पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, कि आओ हम एक धर्म के हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, आओ हम मिलके यहां पे तख्ता पलट करते हैं, सरकार को बदलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑपरेशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात करें, नार्को टेररिज्म एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, हथियारों की ट्रैफिकिंग की बात करें, इलीगल तरीकों से ट्रैफिकिंग की हम बात करें, ह्यूमन स्मगलिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, गोल्ड स्मगलिंग है, फेक करेंसी नोट्स हो गया, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। लिंक्स बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। देखिए, मोर देन एवर बिफोर जो ग्रुप्स हैं जो कि इंगेज हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, वो आज के जमाने में इकट्ठे ही ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो रिलेशन है टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स का और गहरा हो रहा है, क्योंकि अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कम हो रहा है, ठीक है। अब इसके चलते अब टेररिस्ट को सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जो टेररिस्ट की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कहां से मीट हो रही हैं? इन्हीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से मीट हो रही हैं। तो इनका जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है और गहरा हो रहा है। तो यानी कि यह कहना सही होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए जो टेररिस्ट हैं वो एक तरह से क्लाइंट हैं, ठीक है, वो उनके क्लाइंट हैं, ठीक है, दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। तो पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप आ जाता है, जहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो इंडिजिनस हो या किसी और देश में रहते हो, उनको हथियार चाहिए, उनको पैसे चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए। इतना बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क उनका है तो वहां पे पैसे चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क को क्लाइंट की जरूरत होती है, उनके पास पैसा बहुत पड़ा है लेकिन उनको क्लाइंट की जरूरत होती है, और उनको भी टेररिस्ट का इस्तेमाल करना होता है, बिकॉज जो टेररिस्ट हैं वो ऐसे रूट्स को कंट्रोल करते हैं जिन रूट्स के जरिए इलीगली ट्रेड किया जा सकता है, चाहे वो हथियारों का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, कोकेन का हो, अफीम का हो, प्रोस्टिट्यूशन हो। तो वो रूट्स के ऊपर जो कब्जा होता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। भारत में हमारे यहां पे जो लिंकेज है बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ये दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, नेशनल लेवल पे भी, ट्रांसनेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे दोनों जो टेररिस्ट हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो इंडिया में ही रहते हैं। ट्रांसनेशनल लेवल पे यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स हैं वो भारत में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी देखिए वैसे अब तो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम, सेपरेटिज्म की प्रॉब्लम काफी कम हो चुकी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस काफी ज्यादा सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज हमने नॉर्थ ईस्ट में देखी थी, अभी कम हो चुकी है। आसपा को भी अब थोड़ा सा, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा विड्रॉ किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में से, ठीक है। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये एक तरह से पैरेलल सरकार चला के चल रहे हैं।
वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, वहां के चीफ मिनिस्टर तो है ही हैं, लेकिन इन मिलिटेंट ग्रुप्स के हाथ में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा है, खास करके अपनी जो कम्युनिटी के लोगों में। बिकॉज देखिए बहुत सारी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो अपने लोगों के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और वो चंदा इकट्ठा करना, पैसा वो डायरेक्टली लोगों से मोबिलाइज कर रहे हैं। देखिए बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे फंड्स जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड होते हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। बिकॉज काफी ऐसे कर्मचारी सरकारी डिपार्टमेंट में जो पाए जाते हैं वो भी इनके साथ हाथ मिलाते हैं, वो भी इनके जेब में ही होते हैं। किनकी जेब में? मिलिटेंट ग्रुप्स की जेब में। और जो पैसा वहां पे जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, वो पैसा इनकी जेब में जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ये डराते धमकाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कि भैया आपने यहां पे रहना है तो भी हमारी बात मान के चलो, ठीक है, आपको हमारी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, आपको हमको चंदा देना पड़ेगा, हमको सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप्स की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, आपके सामने जैसे NSCN की बात करें, आइसैक मुइवा, ठीक है, उसके बाद जैसे ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स की बात करें, NLFT की बात करें, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लॉन्गडी। तो ये कुछ ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड हैं। इसके बारे आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते होंगे, NSCN के बारे तो आप काफी पढ़ते ही होंगे। अब एसेंशियल कमोडिटीज हैं, अनाज है, राइस है, फ्यूल है, ये मिलिटेंट ग्रुप्स के पास डायरेक्टली पहुंच रहा है, यानी कि जो सामान, जो राशन PDS के जरिए जाना चाहिए वो मिलिटेंट ग्रुप्स के पास जा रहा है। और जो राइस, जो वीट, जो कि 1 रुपया या 2 रुपया या फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को बांटना चाहिए था, वो 5 गुना ज्यादा कीमत पे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यानी कि कमोडिटीज भी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स के जेब में जा रही है, और उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो भी उनके जेब में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। अब हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में आता है कि हमारे बहुत ही इनफैक्ट हम साउथ एशिया की बात करें, इंडिया ही तो है ना जिसके बॉर्डर्स इतने सारे देशों के साथ टच होते हैं। अब पोरस बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये जो इलिसिट कैटल ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, वो भी बहुत बढ़ता है। नॉर्थ ईस्ट से जो हमारा जो इलीगली जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है टुवर्ड्स द गोल्डन ट्रायंगल, हम लाओस, म्यांमार और थाईलैंड की बात करें, वो भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोनोमिनेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फेमस एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि सीधा, अब कहने को तो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, हमारा सपना क्या है? हम तो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी हो, खुशहाली हो, कैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है, और आगे नॉर्थ ईस्ट कैसे एक ब्रिज बन सकता है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन कुछ ऐसे फेमस एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे हम बात करें मोरे। मोरे कहाँ पे? मोरे एक टाउन है मणिपुर में। इनफैक्ट एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे भी बन रहा है जो कि पास करता है मोरे से, मोरे जो मणिपुर में है। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की बात करें, ठीक है, या कॉक्स बाजार की बात करें जो कि बांग्लादेश में है। इनफैक्ट कॉक्स बाजार वही पॉइंट है जहां पे बहुत ज्यादा हमने इनफ्लो देखा था ऑफ द रोहिंग्या, जो एक्सोडस रोहिंग्यास का हो रहा था फ्रॉम द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। वो कहां जा रहे थे? बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में जा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहां से बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग का ट्रेड किया जाता है, और इससे जो पैसा जनरेट होता है वो किसके जेब में जाता है? जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके जेब में जा रहा है। यहाँ पे हम रूट्स देख सकते हैं, ये गोल्डन ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका कॉक्स बाजार, ये आपका चिटागोंग हिल ट्रैक्ट आ गया ना। अब कुछ कंसर्न्स की यहाँ पे बात करें। अब इनिशियली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट्स थे इनका खुद का अपना नेटवर्क था, क्योंकि अब ये जो रूट्स हैं, जैसे अभी हमने रूट्स की यहाँ पे बात करी, जैसे हम ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, हम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, कॉक्स बाजार है, मोरे है, ठीक है, ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन एंट्री पॉइंट्स और इन रूट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इंसर्जेंट्स का काफी होता है, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का, मिलिटेंट ग्रुप्स का काफी होता है। इस करके इनके लिए भी काम आसान है, क्रिमिनल सिंडिकेट्स के लिए, कि भी इनकी मदद, इनको क्या चाहिए? इंसर्जेंट्स को पैसे चाहिए, पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ के साथ रूट्स के ऊपर किसका कब्जा है? इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का कब्जा है। तो इनका काम भी आसान हो रहा है कि ट्रेड भी हो रहा है। आप हमसे पैसे लो और बदले में हमको ड्रग्स दो, डायमंड्स दो, उसको हम यहाँ से हम ट्रेड करेंगे इन रूट्स के जरिए, ठीक है, और पैसा जनरेट होगा तो आपको और पैसे देते रहेंगे। कश्मीर की बात करें, देखिए कश्मीर में कोई पैरेलल सरकार नहीं चल रही है, कश्मीर में एक ही सरकार है, ठीक है, कश्मीर में ऐसी टचवुड नौबत नहीं आई है। और वैसे अब जब से हमने एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का देखा है, उसके बाद काफी सिचुएशन, काफी हालात बेहतर हो गए हैं। अब अगर हम बात करें टेररिज्म रिलेटेड वायलेंस की, कश्मीर में काफी कम हो चुकी, टेररिज्म वो काफी कंटेन कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आर्मी ने काफी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमने स्ट्राइक्स देखे हैं। तो अनलाइक द नॉर्थ ईस्ट, रिलायंस ऑन द फंड्स फ्रॉम एक्सटॉर्शन एंड अदर रिलेटेड मीन्स इन कश्मीर इज वेरी मिनिमल, ठीक है। जो कश्मीर को फंड्स मिलते हैं
जो केंद्र सरकार के द्वारा, तो चलो यूटी बना हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जो फंड्स मिलते हैं जम्मू कश्मीर को, वो फंड्स मिलिटेंट्स के पास नहीं जाते हैं, या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो कि राशन, जो कमोडिटीज जो कि लोगों के जानी चाहिए, वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, वो सरकार के पास ही होते हैं। तो इसके चलते जो एक्सटर्नल फंड्स कॉम्पनसेशन है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स वहां पे कश्मीर में थ्राइव करते हैं, वो कहां से आ रहे हैं एक्सटर्नल फंड्स? पाकिस्तान की आईएसआई से आ रहे हैं। ये तो हमको पता है कितने सालों से पाकिस्तान का जो आईएसआई है, ये जो ड्रग मनी है ना, क्योंकि अभी हमने गोल्डन ट्रायंगल की बात करी, फिर गोल्डन क्रिसेंट आ जाता है। गोल्डन क्रिसेंट में आपका ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ जाता है। तो ये जो ड्रग मनी है, जो कि इलीगली, जो कि हम अफीम की बात करें, हेरोइन की बात करें, जो ट्रेड की जाती है, अफीम हेरोइन अफगानिस्तान से जब चलती है, जब तक वो भारत पहुंचती है, उसकी जो कीमत 5 गुना 6 गुना ज्यादा हो जाती है। तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान के आईएसआई के पास जा रहा है। यही पैसा वो मिलिटेंसी को और थ्राइव करने के लिए कश्मीर में पंप करती है। ये काम काफी सालों से किया जा रहा है। और काफी सारी गल्फ कंट्रीज भी हैं जो कि अब तो चलो गल्फ नेशंस के काफी अच्छे संबंध हैं भारत के साथ, लेकिन ये हो चुका है गल्फ नेशंस, हम शेखों की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान के आईएसआई को दे रहे थे। और ये पैसा जो था आईएसआई के द्वारा कहां जा रहा था? कश्मीर में मिलिटेंसी को मोबिलाइज करने के लिए जा रहा था। अब सिचुएशन काफी बेटर है, मैं ये कहना चाहूंगा, सिचुएशन अब काफी बेटर है। एक और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म का जो आता है कश्मीर में, वो है ये जो स्प्रेड ऑफ काउंटरफेट, फेक करेंसी। ठीक है, फेक करेंसी नोट्स भी बहुत ज्यादा पाए गए हैं कश्मीर में। इनफैक्ट नोटबंदी के बाद भी जो नए नोट्स आए थे, उसके भी फेक करेंसी के जो डिस्ट्रीब्यूशन था बहुत पाया गया था। ठीक है, तो जो टेररिस्ट है कौन है? जो ये जो कोरियर की तरह, जो पोस्टमैन की तरह, जो डाकिये की तरह काम आ रहे हैं, जो फेक करेंसी नोट्स को बांट रहे हैं, कौन कर रहे हैं? टेररिस्ट कर रहे हैं। फेक करेंसी नोट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान का आईएसआई प्रोवाइड कर रहा है। ये करेंसी नोट्स कहां जा रहे हैं? पूरे देश भर में जा रहे हैं, केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में जा रहे हैं। फिर बात करें बॉम्बे ब्लास्ट की, दोस्तों पहला एग्जाम्पल है बॉम्बे ब्लास्ट का, जहां पे एक हमने लिंकेज देखा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में। ये जो बॉम्बे ब्लास्ट थे, 13 ऐसे बॉम्ब विस्फोट थे जो कि बॉम्बे में कब हुए थे? फ्राइडे 12 मार्च 1993 को दाऊद इब्राहिम के द्वारा करवाए गए थे। ये पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है जो कि परफेक्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल बनता है लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म का। बदला लिया गया था, अभी कुछ ही दिन में 30 साल पूरे हो जाएंगे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई थी। उसके बाद 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में ऐसी 13 जगहों पे बम विस्फोट होते हैं। तो ये बदला लिया गया था। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पहला एग्जाम्पल माना जाता है द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म का। किसके द्वारा कराया गया था? दाऊद इब्राहिम के द्वारा। अब दाऊद इब्राहिम यानी कि जो डी कंपनी रन करता है, जो डी कंपनी का सिंडिकेट रन करता है। अब चाहे 90s की बात करें, चाहे आप सलमान खान हैं, चाहे बड़े से बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, क्रिकेटर हैं, सभी दाऊद इब्राहिम को चंदा देते थे। मूवीज फाइनेंस कहां से होती थी? एक जमाना था, चलो अब तो मूवीज फाइनेंस करना काफी आसान हो चुका है, एक जमाने में मूवीज फाइनेंस कौन करता था? दाऊद इब्राहिम फाइनेंस करता था। मैच फिक्सिंग की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें, इस सब से जो पैसा जो इकट्ठा हो रहा था, जो पैसा जनरेट हो रहा था दाऊद के द्वारा, वो कहां जा रहा था? वो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जा रहा था। चलिए, तो दाऊद इब्राहिम की यहाँ पे बात करें, बहुत पावरफुल, इनको लेके काफी इनको ग्लोरीफाई भी किया जाता है बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में। कहा जाता है कि 2018 में ये वापस भी आना चाहते थे। चलो अब तो काफी बूढ़े हो गए दाऊद इब्राहिम, लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन अभी भी ये इंडिया नहीं आए। माना जाता है कि इनकी बात राम जेठमलानी से किसी जमाने में हुई थी, कुछ साल पहले की बात है। तब उन्होंने इस बात की विलिंगनेस दिखाई थी कि मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर। अब वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग कि क्या उनकी कंडीशंस थी, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, रॉ के साथ, आईबी के साथ इनकी क्या बातचीत हुई थी, क्या नहीं हुई थी। लेकिन माना जाता है कि ये आधा टाइम दुबई में होते हैं और आधा टाइम पाकिस्तान में होते हैं। नेवरदलेस इनके बारे ज्यादा बात हम दाऊद इब्राहिम के बारे नहीं करेंगे। इनकी फोटोज आपने देखी होंगी, दाऊद इब्राहिम कसकर, इनके बारे मूवीज भी आती रहती हैं। नार्को ट्रैफिकिंग की बात करें, ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है फॉर टेररिस्ट एंड दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स। तो चाहे वो हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, गोल्डन ट्रायंगल की, या हम बात करें गोल्डन क्रिसेंट की, अब ये रूट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? अब गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं हम, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की रूट को कंट्रोल कौन कर रहा है? तालिबान कंट्रोल कर रहा है। तालिबान ने बोला कि जी हमने बैन लगा दिया, अफीम की खेती नहीं होगी 2012 में, उससे 2022 में। उससे क्या होगा? अगर आप बैन लगाएंगे अफीम की खेती पे, ओपीएम की खेती पे, कल्टीवेशन पे, उससे अफीम के दाम और बढ़ेंगे, तो वो तालिबान को ही फायदा होने वाला है। तो जो इस्लामिक आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ये वो रूट्स को कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जहां पे इलीगली जो ओपीएम और हेरोइन को ट्रेड किया जाता है। और उसी तरह से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो इन रूट्स को कंट्रोल करते हैं।
साउथ ईस्ट एशिया के गोल्डन ट्रायंगल को। पैसा किसके पास जा रहा है? ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स के पास जा रहा है। वो पैसा आगे किसको देंगे? टेररिस्ट को देंगे, उससे वो अपने काम करेंगे आगे जाके। यहां पे हम मैप देख लेते हैं गोल्डन क्रिसेंट का और गोल्डन ट्रायंगल का। ये आपका गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये आपका गोल्डन ट्रायंगल यानी कि लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। और अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान का रिकॉर्ड है 80% से ज्यादा दुनिया भर में जो अफीम की खेती करी जाती है वो कहां करी जाती है? अफगानिस्तान में। इतनी ज्यादा अफीम, इतनी ज्यादा हेरोइन अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट करी जाती है अफ्रीका में, श्रीलंका में, भारत में, बहुत सारे देशों में। और खास करके जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान की हम बात करें, हेलमंद की बात करें, यहां पे कितनी सारी जमीन पे, कितने हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन पे हेरोइन की कल्टीवेशन करी जा रही है। फिर यहां पे बात आती है हाजी बागचो की। जैसे अभी हमने दाऊद इब्राहिम की बात करी, थोड़ा पहले मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बात करी थी, हाजी बागचो की बात करें, यहां पे इसकी इमेज भी देख सकते हैं। एक बहुत जाने माने, एक नोटेड ड्रग लॉर्ड माने जाते हैं अफगानिस्तान के, जो कि अभी जेल में है और अभी रिहा होने वाले हैं। दिसंबर 18, 2022 को इनकी रिहाई भी है। और इनका बहुत बड़ा हाथ था तालिबान की क्रिएशन में, ठीक है। बहुत सारे सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट से कंट्रोल करते थे, ठीक है। अभी ये सजा काट रहे हैं, 20 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन तालिबान ने कहा था, तालिबान बहुत, जब से तालिबान आया है सत्ता में शालवी से 2021 से, सबसे तालिबान ने बात अपील करी थी अमेरिका को कि हाजी बागचो, जो कि अमेरिका के प्रिजन में अभी लॉज्ड हैं, कि उनको रिहा किया जाए। तो अभी इनकी जो रिहाई है, वैसे तो इनको 20 साल का सेंटेंस सुनाया गया था, लेकिन अभी जो इनकी रिहाई है वो अभी दिसंबर 18, 2022 को की जा रही है। फिर हम बात करेंगे यहां पे यूएनटीओसी की। यूएनटीओसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके साथ, इस कन्वेंशन के साथ 3 और प्रोटोकॉल्स हैं। एक तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, और एक ट्रैफिकिंग ऑफ हथियार यानी कि फायर आर्म्स। यह बात आपको जाननी जरूरी है, नोट कर लेना। इकलौती इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ डील करती है, ठीक है। ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिजॉल्व को, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि भी हम कितने सीरियस हैं ट्रांसनेशनल संगठित अपराध से लड़ने के लिए। तो ये जो कन्वेंशन है क्या प्रोवाइड करता है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किनके लिए? उन स्टेट्स के लिए जो कि मेंबर्स हैं, जो कि जिन्होंने साइन भी करा है इस कन्वेंशन को और रैटिफाई भी करा है इस कन्वेंशन को। तो जो मेंबर्स हैं, जो सिग्नेटरीज हैं टू दिस कन्वेंशन, उनके लिए एक फ्रेमवर्क यहां पे खड़ा किया गया है कि कैसे प्रिवेंट और कंबैट किया जा सकता है ऑर्गेनाइज क्राइम बाय इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, बाय प्रमोटिंग द टेक्निकल असिस्टेंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज जो कि इस कन्वेंशन का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, सो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये जो कन्वेंशन थी, इसको अडॉप्ट करा गया था यूएनजीए के द्वारा 15 नवंबर सन 2000 में। भारत ने ज्वाइन किया 12 दिसंबर 2002 को इस कन्वेंशन को। ये कन्वेंशन इनटू फोर्स आता है 2003 में, सितंबर 2003 में। फिर से रिपीट करूंगा, इकलौती, याद रहे बात, इकलौती, the first and only international convention to fight against transnational organized crime, human trafficking and firearms trafficking। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि नहीं है इस कन्वेंशन को पार्टी? एक भूटान है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, सोमालिया, साउथ सुडान एंड तुवालू। तो ये कुछ देश हैं जो कि इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तो कंक्लूजन की बात करें, आने वाले समय में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स के ऊपर और बढ़ने वाली और रहने वाली है। और ये कोशिश करेंगे कि कैसे, अब कल को जाके इनको भी होगा कि भी हमने भी आत्मनिर्भर बनना है, हमने भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो हो सकता है कि ये भी किस तरह का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश करें जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स है, ठीक है। तो टेररिस्ट ग्रुप्स दे विल रैपिडली मूव इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट फंड्स। इनको हमेशा फंड्स की कमी रहेगी, इनको हमेशा फंड्स चाहिए होंगे। तो इस करके जो नेक्सस है टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, ये भी हिडन सीक्रेट नहीं है, ये भी खुली बात है, ओपन बात है कि पॉलिटिशियंस भी ऐसे नेक्सस में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिशियंस की शह के बिना, पॉलिटिशियंस की सपोर्ट के बिना ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स रन नहीं करते, उनकी सपोर्ट होती है। अब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में डिक्लाइन देख रहे हैं। चलो, पाकिस्तान इकलौता एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, अगर हम एक लेटेस्ट की बात करें, ट्रेंडिंग स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एग्जांपल की बात करें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके पास खुद अभी पैसे नहीं है, तो वो कैसे टेररिज्म को भी फाइनेंस करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जैसे स्टेट स्पॉन्सर यानी कि जो स्टेट्स हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे, एफएटीएफ की भी चिंता रहती है, एफएटीएफ के कन्वेंशंस की भी चिंता रहती है, वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो और नजदीक आना शुरू होंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स के साथ। इस करके यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है इस तरह के अपराध से लड़ने के लिए। हमारे लिए कंसर्न्स क्या है?
हमारे यहाँ पे बहुत सारा नौजवान है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, और ये सारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं, तो यूथ को मोबिलाइज किया जा सकता है, उनको ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अब हम डेवलपिंग देश हैं तो हमारे पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में स्पेंड कर सकें, ठीक है, हमारे और भी प्रायोरिटीज बहुत हैं, लेकिन नेवरदलेस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि फिर भी हमारी कोशिशें नाकामयाब ना हो, बिकॉज आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, चाहे वो माओइस्ट हो, चाहे वो नक्सल हो, ये हमेशा पुलिस से, पैरामिलिट्री एजेंसी से, आर्मी से 2 या 3 कदम आगे होते हैं। तो ये हमारी अड़चन नहीं बननी चाहिए कि क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहाना नहीं बनना चाहिए। तो हमको अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव लेके आने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज को बढ़ाना पड़ेगा विद इन द नेशन ऑल्सो, यानी कि इंटर स्टेट की हम बात करें, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब की बात करें तो उनकी ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है पुलिस में, ठीक है। तो अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, MCOCA, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट की हम बात करें, ठीक है, टाडा की बात करें, इस तरह की प्रोविजंस है, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रप्शन एक्ट, तो इस तरह की प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करना, इस तरह की प्रोविजंस को यूटिलाइज करना जुडिशियसली, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंपेटस देना पड़ेगा स्टेट्स को, अपने आप के साथ भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो अकेले तो नहीं इस तरह के अपराध से लड़ा जा सकता, तो इसमें कोऑपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है। एक और बात यहां पे बहुत जरूरी है समझनी, कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, इनको पब्लिक सिंपैथी बहुत मिलती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और मिलिट्री सोल्यूशन यानी कि सरकार के द्वारा अगर कोई मिलिट्री सोल्यूशन किया जाए, तो ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर इतनी पब्लिक सिंपैथी मिली हो, तो सरकार के द्वारा ये एक्शन, ये काम अगर किया भी जाता है, तो दैट माइट बैकफायर विद द पब्लिक। तो यहां पे सजेशन ये है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है रादर देन द मिलिट्री सोल्यूशन। इसी करके हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, NSCN की बात करें, अब उनको हमने थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी शुरू करी है, थोड़ी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देनी शुरू करी है, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टेट की लेजिटिमेसी बनी रहे, भारत सरकार की लेजिटिमेसी बनी रहे। तो इस तरह का गिव एंड टेक करना पड़ता है, पॉलिटिकल सोल्यूशन रीच आउट करने पड़ते हैं, मिलिट्री सोल्यूशन माइट नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। और जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, टाडा है, हम MCOCA की बात करें, गैंगस्टर एक्ट की बात करें, ठीक है, तो इस तरह के प्रोविजंस को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, फ्यू मिनट्स का, काफी लंबा चले गया, आधे घंटे से ज्यादा चले गया, बट एक टॉपिक फुल फ्लेजेडली इस वीडियो में मैंने खत्म करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ आई होंगी। बाकी जाने से पहले आपको यही बताना चाहता हूं, हमारा एक क्रैश कोर्स है, हमारा लाइव क्रैश कोर्स है, असंभव को संभव करने वाला प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स, जो कि अवेलेबल है 11,999 पे। दोस्तों ये क्रैश कोर्स 28 नवंबर से शुरू हो चुका है, आज इसका 6वां दिन है। रोज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे के बीच में 2 घंटे की लाइव क्लास होती है, 2 के 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, टीचर भागा नहीं जा रहा। यहां पे आपके साथ स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स दोनों ही शेयर किए जाते हैं। 4000 से ज्यादा MCQs आपको दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। बोनस यहाँ पे CSAT क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे, और आपकी पूरी असिस्टेंस यहां पे की जाएगी। दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको बहुत जल्द एक और फ्यू मिनट्स के एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।